डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वैल्यू एडेड सेशन में हम लोग आज फिर पॉलिटी की कक्षा में बात कर रहे हैं कुछ प्रश्नों पर, और आज का जो खंड है वह कार्यपालिका से संबंधित है मूल रूप से। तो प्रश्नों की संख्या संसद की तुलना में अवश्य कम है, लेकिन जो भी प्रश्न इससे पूछे गए हैं वो महत्वपूर्ण हैं और तथ्यों पर भी आधारित हैं और बुनियादी संकल्पनाओं पर भी आधारित हैं। तो पहले हम लोग कार्यपालिका से संबंधित जो कुछ मुख्य बातें हैं संविधान में उन पर एक नज़र डालते हैं और उसके बाद फिर प्रश्नों पर गौर करेंगे। शुरुआत हम लोग करते हैं अगर संघ की कार्यपालिका देखी जाए तो वह है अनुच्छेद 52 से 78 के बीच, और कुछ बातें राज्यपाल से भी संबंधित पूछी गई हैं और तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इनमें से कौन सी मुख्य बात है उस पर एक नजर डालते हैं। कार्यपालिका में सबसे महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि वह विधियों के प्रवर्तन, नीति निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा, कई अवसरों पर कार्यपालिका द्वारा अर्धविधायी क्वासी लेजिस्लेटिव अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल शक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। अर्धविधायी शक्तियों के प्रयोग से वह प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना सकती है, नियम, आदेश, अधिसूचना जारी कर सकती है। और अर्ध न्यायिक शक्ति का मतलब होता है नागरिकता संबंधी विषय पर निर्णय लेना कार्यपालिका की या सरकार की अर्ध न्यायिक शक्ति है। यह ध्यान में रखना है आपको। तो इस शक्ति के प्रयोग से, अर्धविधायी शक्ति के प्रयोग से प्रत्यायोजित विधानों का निर्माण है, और अर्ध न्यायिक जो शक्ति है इससे नागरिकता के विषय पर अंतिम निर्णय लेना, यह उसकी अर्ध न्यायिक शक्ति है। इस तरीके से हम कार्यपालिका को समझ सकते हैं। भारत में जो कार्यपालिका की प्रकृति है या उसका स्वरूप है वह संसदीय कार्यपालिका का है। इसका अर्थ होता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा या संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी है। यह संसदीय कार्यपालिका की प्रकृति है या भारत की कार्यपालिका की प्रकृति है। दूसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि भारत में जो कार्यपालिका है वह
एक है राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, अथवा अस्थाई टेम्पररी है, और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। तो इसका उदाहरण हो गया मंत्रिपरिषद, और इसका उदाहरण हो गया अधिकारी तंत्र या ब्यूरोक्रेसी। तो दो तरह की कार्यपालिका हो गई, राजनीतिक और स्थायी या अस्थायी तथा स्थायी कार्यपालिका। अब हम लोग कुछ बात कर लें भारत में राष्ट्रपति पर। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इस पर बात यह है कि यह नियम है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता, अर्थात ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जब राष्ट्रपति नहीं हो। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का निर्माण जब से हुआ तब से लेकर जब तक भारत का अस्तित्व बना रहेगा तब तक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब उसमें ध्यान रखना है कि भारत का एक राष्ट्रपति है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति का प्रावधान है। अब अगर हम इसको अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ें तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, और अनुच्छेद 52 में भारत है, अब यह कहा गया राज्यों का संघ। यह है अनुच्छेद 1। तो राज्यों के संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात राज्यों के लिए भी एक ही राष्ट्रपति होगा और संघ के लिए भी एक ही राष्ट्रपति होगा। इस आधार पर यह कहा जाएगा कि अनुच्छेद 52 को अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष। तो संसदीय तंत्र हम जानते हैं कि संसदीय तंत्र में दो प्रधानों की अनिवार्यता होती है, एक संवैधानिक या सांकेतिक और दूसरा वास्तविक। तो एक राष्ट्राध्यक्ष यह है। अब दूसरा राष्ट्राध्यक्ष कौन है भारत में? वह मंत्रिपरिषद है। क्यों? चूंकि अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। और दूसरा है कि मंत्रिपरिषद के दिए गए परामर्श को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और मंत्रिपरिषद को ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है उसका, इसलिए मंत्रिपरिषद भारत की वास्तविक प्रधान है, ऐसा कहा जाएगा। इसके अलावा कई अन्य प्रावधान ऐसे हैं, जैसे अनुच्छेद 77 खंड 1 में यह उल्लेख है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए हुए कहे जाएंगे। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के द्वारा वह कार्य नहीं किए जाते, कार्य किए जाते हैं सरकार द्वारा, और कहा जाएगा कि राष्ट्रपति के नाम से किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 78 यह कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों और विनिश्चयों की सूचना राष्ट्रपति को दे। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद ही सभी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम है, और यह सिद्ध करता है कि मंत्रिपरिषद भारत की वास्तविक प्रधान है, और इससे यह भी सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान है।
अब आगे इसकी चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 74(1) में भारत के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान है। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए। अब है कि 42वें तथा 44वें संशोधनों के बाद यह परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। दूसरा, अनुच्छेद 74 में ही यह उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श को न्यायालय में नहीं दी जाएगी चुनौती। इसके बाद अनुच्छेद 77 है, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए हुए कहे जाएंगे। और अनुच्छेद 78 है, प्रधानमंत्री का दायित्व है मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए की सूचना राष्ट्रपति को देना। और अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो अनुच्छेद 74 का खंड 1, खंड 2, अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78, इन प्रावधानों से यह सिद्ध होता है पहला कि मंत्रिपरिषद भारत की वास्तविक प्रधान है। और दूसरा, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान है। इनसे, इन प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है। इसके बाद हमें बात करनी है कि भारत चूंकि एक गणराज्य है, इसलिए राष्ट्रपति निर्वाचित है। चूंकि संवैधानिक प्रधान है, अतः इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष है। कारण है राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रधान होना, यह इसका कारण है।
इस आधार पर हम अब पद्धति जो है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधानसभा वाले संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य सहित वो भी शामिल होंगे। दिल्ली है, पुडुचेरी है, अब जम्मू कश्मीर है। तो इन विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में होंगे और जो निर्वाचन है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से है। इसमें अब हम करते क्या है कि राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य तय करते हैं और उसके बाद प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य तय करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम गणना करके और राष्ट्रपति का निर्वाचन कराते हैं। तो राज्य विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य, इसको निकालने के लिए हमने किया क्या है कि राज्य की कुल जनसंख्या को यहां लिखा जाएगा राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय 1000। यह हम विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य निकाल रहे हैं। अब सारे राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य जाहिर है अलग अलग होगा, चूंकि सबकी जनसंख्या अलग अलग है और उसी जनसंख्या के आधार पर सदस्यों की सीटें तय की गई हैं। तो सभी राज्यों में मतों का मूल्य अलग अलग होगा, यह ध्यान रखना है आपको। अब क्या है कि अब उसका हम सांसद के मत का मूल्य अगर निकालते हैं तो देश भर में जितने भी यह मत का मूल्य आया उसको एक जगह कर लेना है और उसको डिवाइड करना है कुल सदस्य जो संसद के हैं निर्वाचित दोनों सदनों के उनसे, और उससे हम प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य निकालते हैं। इसमें करेंगे क्या कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स कुल मतों का मूल्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें सांसद के मत का मूल्य मिल जाता है। इस आधार पर हम राष्ट्रपति का निर्वाचन कंडक्ट करते हैं, दैट इज
इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इसमें एक बात और याद रखनी है आपको, वो यहीं पर लिख दे रहा हूं कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतर्निहित संवैधानिक तत्व कौन सा है, वो याद रखना है आपको। गणराज्यवाद, रिपब्लिकनिज्म, यह आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। अब उपराष्ट्रपति की भी बात यहीं कर लें। अमेरिकी व्यवस्था से प्रेरित है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। और निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, यह ध्यान रखना है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, मनोनीत सदस्य सहित सब इसमें शामिल हैं। और राज्यसभा का पदेन सभापति है यह। इसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित। उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता इसको। या तो वह राष्ट्रपति के रूप में वेतन ग्रहण करता है या राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है। इस तरीके से हम उपराष्ट्रपति को यहीं पर समझ सकते हैं आसानी से। इसके अलावा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में आधार है। संविधान का उल्लंघन और ऐसा संकल्प किसी भी सदन में किया जा सकता है। तीसरा है कुल सदस्य संख्या उस सदन की जो होगी कि 1/4 सदस्यों के समर्थन से संकल्प की प्रस्तुति होगी। जांच का कार्य दूसरे सदन द्वारा
राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना विचार या पक्ष रखने की अनुमति है और संकल्प को दोनों सदनों में अलग अलग उनकी कुल सदस्य संख्या के न्यूनतम 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य है और ये कहा जाएगा यह अमेरिका से प्रेरित प्रावधान है। इस रूप में हम महाभियोग को याद रख सकते हैं, महाभियोग को समझ सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के जो कार्य अधिकार हैं उसमें आपको यह बात ध्यान रखनी है जैसे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है, अनुच्छेद 111 में निरपेक्ष वीटो है, भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। किसी विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार करने की शक्ति है और इसके उदाहरण थे 2। 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा यह है पेप्सू बिल। पेप्सू क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, यह है। और दूसरा है 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन द्वारा यह विधेयक था सैलरी एंड पेंशन ऑफ एमपीज अमेंडमेंट बिल, सांसदों का वेतन एवं पेंशन संशोधन विधेयक। इन 2 अवसरों पर निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया गया भारत में। इसके अलावा दूसरा जो है वह है निलंबनकारी वीटो। किसी विधेयक को धन विधेयक को छोड़कर एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति, लेकिन दोबारा हस्ताक्षर करने की बाध्यता है।
फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्ति के समतुल्य है यह, जो निलंबनकारी वीटो है। और तीसरा है जेबी वीटो, किसी विधेयक पर कार्यकाल की समाप्ति तक कोई अनुक्रिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। अमेरिकी राष्ट्रपति की समतुल्य है, लेकिन अमेरिका में 10 दिनों की अवधि निर्धारित है। यह वीटो शक्ति हो गई उसकी। उसके बाद है अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति मृत्युदंड भी क्षमा कर सकता है। और एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो यह है कि यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति नहीं है, बल्कि उसकी कार्यपालिका शक्ति का ही विस्तार है। यह शक्ति उसे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्राप्त है। और तीसरी बात क्या लिखी जाएगी कि राष्ट्रपति को अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके बाद कुछ मामले तो बहुत हैं, लेकिन एक मामला है भूलर वर्सेस स्टेट, एनसीटी दिल्ली 2013, उसमें हमें याद रखना है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली 2013। एक बात है कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग केवल व्यापक जनहित के लिए ही किया जाएगा। और दूसरा है इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही किया जाएगा। विवेकाधिकार नहीं है यह। अब राज्यपाल की आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके साथ साथ यह भी देखना है कि एक मामला आपको याद रखना है, त्रिवेणी बनाम तुलसीराम पटेल 1989 का, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि मृत्युदंड की जो सजा दी गई है, अगर उसको क्रियान्वित करने में अप्रत्याशित विलंब होता है,
अनावश्यक विलंब होता है तो वह आजीवन कारावास में बदल दी जाएगी। त्रिवेणी बेन बनाम तुलसीराम पटेल 1989। मृत्युदंड को करने में अनावश्यक और अप्रत्याशित विलंब होने पर उसे आजीवन कारावास में किया जाएगा। यह उसकी क्षमादान की शक्ति के बारे में कुछ मूल बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो आपातकालीन शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352 है। सशस्त्र विद्रोह, बयालीसवें संशोधन, को लिखा जाएगा 44वें संशोधन 1978 से आंतरिक अशांति के स्थान पर यह शब्दावली लाई गई थी। दूसरा है मंत्रिमंडल या कैबिनेट का लिखित परामर्श अनिवार्य है। चवालीसवें संशोधन से। तीसरा है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो हमने पढ़ रखा है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल की उद्घोषणा होने पर। इसके साथ साथ है कि अनुच्छेद 353 में संसद को राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों पर वरीयता मिल जाती है और वह राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। इसके बाद है अनुच्छेद 356 में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन है। अब यहां पर एक बात मैं यहां स्केच कर रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 355 राज्य की सुरक्षा का दायित्व संघ का है।
संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई। के बाद है राज्यपाल द्वारा उसके विवेक से राष्ट्रपति को रिपोर्ट। और उसके बाद है राज्य में राष्ट्रपति शासन। एक फ्लो चार्ट तो यह है। दूसरा है अनुच्छेद 365, राज्य द्वारा संघ के दिशा निर्देशों की अवहेलना की स्थिति, इसको कहा जाएगा संवैधानिक तंत्र की विफलता। और इसके बाद आ जाएगा, यहां है राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है यदि ऐसी स्थिति आ गई है कि राज्य ने संघ के दिशा निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया है तब। इसके बाद है अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। तीन सौ 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार। आपराधिक मामले कार्यकाल तक संस्थापित नहीं किए जाएंगे। दीवानी मामलों में व्यक्तिगत नाम से मामला लाया जा सकता है यदि 2 माह पूर्व दे दी गई थी, तो यह विशेषाधिकार हो गया इसका। इस तरीके से हम कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों की समझ विकसित कर सकते हैं। इसके बाद है कि जो आपातकाल है उसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण पर उद्घोषित आपातकाल में अनुच्छेद 19 का निलंबन स्वतः तथा उद्घोषणा की समाप्ति के बाद स्वतः पुनर्प्रभावी। एक तो यह है राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा है अनुच्छेद 359 में बीस 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों
के प्रवर्तन का निलंबन। इसके लिए राष्ट्रपति का आदेश अनिवार्य है और उद्घोषणा की समाप्ति के बाद पुनर्प्रभावी, इसके लिए भी राष्ट्रपति का आदेश अनिवार्य है। यह अन्य बातें हमें ध्यान में रखनी है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद राज्यपाल के कुछ प्रावधान हैं। इसमें है अनुच्छेद 156 है, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, राज्यपाल का कार्यकाल सुरक्षित नहीं है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। दूसरा आपको याद रखना है, अनुच्छेद 163 में विवेकाधिकार है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। इस तरीके से बहुत सारे प्रावधान हम अटॉर्नी जनरल भी आपने पढ़ा होगा। अटॉर्नी जनरल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और राज्यपाल के मामले में एक बात और है, वो हम लोग आगे प्रश्न पर भी देखते हैं, प्रश्न पर गौर करते हैं, किस तरह के प्रश्न हमारे सामने रकम। पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के वोट का मूल्य राज्य की जनसंख्या, राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या के बराबर होता है इंटू 100। यह भी हमने पढ़ा है, डिवाइडेड बाय 1000 है, तो यह स्टेटमेंट गलत है इसका। एक निर्वाचित सांसद के वोट का मूल्य सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों के कुल मूल्य और निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या के बराबर होता है। फॉर्मूला हमने लिखा था कि कुल वैध मतों की संख्या डिवाइडेड बाय निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। तो कहने का अर्थ है कि दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। हमारा आंसर हो गया केवल 2। आसान प्रश्न है, अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास है तो प्रश्नों को हल करने में समस्या नहीं होगी। भारत के उपराष्ट्रपति को रिमूव करने, पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? बहुत स्वाभाविक है कि उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसको राज्यसभा में ही हम पद से हटा सकते हैं तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से। तो आपको ध्यान यह रखना है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक संकल्प राज्यसभा में पारित किया जाएगा, जिसके पारित होने के लिए सदन में तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से का बहुमत अनिवार्य है। उस आधार पर वह सभापति पद से हट जाता है। उस संकल्प पर लोकसभा की सहमति या उसका की अनुशंसा अनिवार्य है, जो एक औपचारिकता है। जैसे सभापति पद से उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, वह उपराष्ट्रपति के पद से भी स्वतः हट जाता है। इस आधार पर इसका उत्तर हमारे लिए होगा केवल राज्यसभा में, ओनली इन राज्यसभा अलोन, एंड सो दैट इज द आंसर इज 4 या डी। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में
दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया। यह भी गलत है, चूंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। किसी राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। अभी हमने पढ़ा है कि उसका कार्यकाल सुरक्षित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यह स्टेटमेंट इसका सही है। और केंद्र शासित प्रदेश में विधायी व्यवस्था होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। तुम्हारा स्टेटमेंट सी केवल सही है इस आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना 356 के तहत, यह उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, यह उसका कार्य विवेकाधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, अभी हमने चर्चा की अनुच्छेद 200 की। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियमन, यह भी गलत है। तुम्हारा उत्तर है पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, अर्थात बी है, केवल 1 और 3। इसके बाद है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बना सकता है भारत का राष्ट्रपति। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी, यह गलत है। अनुच्छेद 77 है इसका। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, केवल 1। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो राज्यसभा विधानसभा का विघटन, यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, मंत्रिपरिषद अगर काम करती रहेगी तो राष्ट्रपति शासन का औचित्य नहीं है, तो मंत्रिपरिषद को हटाया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों का विघटन, इसकी आवश्यकता नहीं है, यह हटाया जाना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है और यह आवश्यक नहीं है। हमारा उत्तर क्या हो गया? 1 और 3। इसके बाद है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। हमने पढ़ाई है भी शुरुआत में कि चूंकि राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है तो स्वाभाविक तौर पर मतों का मूल्य भी अलग अलग ही होगा। और लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य ये गलत होगा, क्योंकि दोनों सदनों के सांसद निर्वाचित सदस्य उसके शामिल होते हैं, इसलिए दोनों का मूल्य एक के बराबर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। तुम्हारा उत्तर केवल 1 सही है इस प्रश्न में। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, यह अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल का विशेषाधिकार है। और दूसरा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यह जो प्रावधान है, यह प्रावधान तो अनुच्छेद 361 है और यह जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 158 का खंड 4 है। इसलिए हमारे लिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आवर आंसर इज 1 and 2 बोथ। इसके बाद है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथाउबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। यह सही नहीं है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। अभी हमने लिखा अनुच्छेद 353 के तहत उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। इसकी आवश्यकता नहीं है, चूंकि कब निलंबन होगा अनुच्छेद 19 का? 358 के तहत, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया गया हो। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है, राष्ट्रपति को विधि बनाने की शक्ति नहीं है। हमारा उत्तर केवल बी है कि 353 के तहत राज्य की विधायिका और कार्यपालिका शक्तियां
संसद में निहित हो जाती हैं और संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। इतने प्रश्नों पर अगर गौर कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट बात आती है सामने कि यदि कॉन्सेप्ट पर हमारी पकड़ है, बुनियादी संकल्पनाएं हमारे पास हैं, तो प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से सरल होता है। अगली कक्षा में फिर हम लोग ऐसे ही एक खंड पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हम प्रश्नों को कैसे हल कर पाते हैं। धन्यवाद।